सो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर दो आप लोग सारे अच्छे से होगी एंड पढ़ाई भी मज़ेदार चल रही होगी। लेक्चर्स में देरी हो रहा है, इसके लिए सॉरी यार, बट काम भी है, करना पड़ता है, जॉब भी है। ओके तो रात के 1:30 बज रहे हैं अभी, और मुझे ख्याल आया कि यार मुझे लेक्चर्स अपलोड करना चाहिए, इसलिए मैं आ गया हूँ। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, ऐसे रिस्पांस देते रहिए तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं भी अपना काम करते रहूँ। ओके सो नाइन्थ के बेटा हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, and after that we will discuss about fluid and the last one is sound. Okay, so let's begin the lecture, that is work, power and energy. Okay, so work, पावर एंड एनर्जी, इन तीन चीजों को देखा जाए तो एक्चुअल में तीनों आपस में रिलेटेड ही है ना। वर्क और एनर्जी तो एकदम रिलेटेड, थोड़ी सी डिफरेंस उसमें आती है ना। जैसे अगर मैं बेसिकली तीन पार्ट में इस पूरे चैप्टर को बांटा गया, पहले दिमाग में रखो वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो यार मुझे अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। बिना एनर्जी में कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ। क्लियर है यार? शरीर में जान ही नहीं होगी तो कौन सा काम कर लोगे तुम? है ना पढ़ना, है ना ना दौड़ना, ना खेलना, ना मस्ती करना। शरीर में जान होगी तब तो कोई मस्ती कर पाओगे, है कि नहीं? तो वर्क, एनर्जी तो चाहिए। अपन खाना भी किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए, है कि नहीं? तो जब एनर्जी होगी तो वर्क होगा। समझ गए? बिना एनर्जी के हम वर्क कर नहीं सकते। एंड व्हाट इज पावर? तो पावर होता है बेटा, हम किसी काम को कितनी जल्दी कर ले रहे हैं, किसी वर्क को हम कितने फास्ट कर रहे हैं टाइम के साथ, तो किस रेट से हम टाइम को कर रहे हैं, किस रेट से हम लोग वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? तो वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, अब जरा सुनो बच्चा, अगर हम इन जनरल बात करें कि वर्क क्या है, या फिर मैं पूछूं काम क्या है, तो आप बोलोगे सर चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, मतलब जो मर्जी कर रहे हैं सब तो काम ही। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो भी काम है ना। आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो, आप देखते देखते थक जाओगे, वो भी काम ही कर रहे हो, है ना। ऐसा जनरल भाषा में होता है। अगर मैं सो रहा हूँ वो भी काम ही है, सच बता रहा हूँ मैं ठीक है, सोना भी एक काम ही आ जाता है। अपन बैठ के किसी के ख्यालों में खोए हुए, वो भी एक काम है। हमें ये ख्याल आ रहा है कि आज गलती की है, पापा कूटने वाले हैं, ये भी काम है। पर इन जनरल फिजिक्स इनको काम नहीं बोलता है। तो सर फिजिक्स में किसको काम बोलते हैं? फिजिक्स बच्चा, फिजिक्स में वर्क को हम दो चीजों से डिफाइन करते हैं। क्या? अगर हमें वर्क करना है, फिजिक्स क्या बोलता है कि वर्क तभी होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपने इमोशन या अपनी आत्मा की नहीं बात कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। समझ गए? कोई भी चीज जो जगह हड़प के बैठी हो और उसके पास मास हो, समझ लो, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन इज कॉल्ड मास, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर, अब सुनो, कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम एफर्ट लगाएंगे। अब हम मतलब ऐसा कि राहुल सर एफर्ट लगा रहे हैं, तुम लगा रहे हो, या मशीनें भी एफर्ट लगाती है ना। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एफर्ट लगाए मीन्स क्या होता है? फोर्स लगाए। हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर एफर्ट लगा रहे या फिर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो अगर अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा कि मैंने काम किया है। डिस्प्लेस मेरा मतलब है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों इसका मतलब? डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं फोर्स लगाऊं और मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, अपने प्लेस से अगर डिस्प्लेस हो गया तो मैंने वर्क किया है। ऐसा हम किस में कहते हैं? फिजिक्स की लैंग्वेज में। समझ गए? पक्का? जैसे एक बात बताओ, तुम यार लेक्चर देख रहे हो और फाइनल एग्जाम में तुम लटक गए तो घर वाले क्या बोलेंगे कि तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की है कि नहीं है?
इसका मतलब कि मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया। मान लो तुमने रात भर पढ़ा लेकिन एग्जाम में जाकर तुमने खाली पेपर छोड़ दिया, तो घर वाले क्या समझेंगे, तुमने कोई काम नहीं किया। तो घर वालों के लिए काम वो तभी होगा जब तुम एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। समझ गए? ठीक है, अपन बैठ के पबजी खेल रहे होते हैं, मान लो मैंने पबजी, आप मान लो ऐसा कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था और फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद मैंने हाथ में पबजी खेलना शुरू किया और अचानक से मम्मी या पापा आ गए। अभी तुम्हें 1 मिनट हुआ होगा पबजी खेलते हुए, लेकिन मम्मी पापा को लगेगा कि तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम तो खेल ही रहे थे। समझ गए? तो तुम्हारा वर्क हो गया 0। तो हमेशा याद रखना बच्चा, वर्क का मतलब होता है कि फोर्स लगाओ, और आपके फोर्स लगाने की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चा, मैं फिर से कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, वो जब तक डिस्प्लेस नहीं होगा तब तक वर्क डन 0 होगा। ये फिजिक्स की भाषा में, समझ गए? ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। और मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है, कि सब वर्क क्या है। तो आप जब भी बच्चा, मैं अगर वर्क के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो आपका दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। आपको तो पहला फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड दूसरा वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो अपनी जगह से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तभी उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, वर्क के बारे में थोड़ी सी और चीजें हम पढ़ते हैं। देखो बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यूनिट क्या होता है सब वर्क का? वर्क का यूनिट होता है बच्चा जूल। क्या होता है? जूल। सेकेंड थिंग जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ये कौन सी क्वांटिटी है? तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो सर वर्क के बारे में तो पता चल गया, सर फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो बेटा देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, वैसे तो आपकी बुक में लिखा रहेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? आपकी बुक में यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अपन लोग तो थोड़ा सा एनटीसी का पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नहीं, पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसका एक्चुअल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है वर्क W इज इक्वल टू F डॉट ds cos थीटा। क्या होता है बच्चा? W इज इक्वल टू F डॉट ds cos थीटा। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये थीटा क्या है, तो मैं बोलूंगा कि बच्चा दिस थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये एंगल कौन सा बच्चा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। क्लियर? ये तो अभी फॉर्मूला है, अपन क्वेश्चंस भी करते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। चलो मैं दिखाता हूँ, आप लोग इसको नोट करो, मैं इसको मिटा, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला आ गया है, जो कि मुझे दिमाग में रखना है, वो क्या रखना है? तो सर W इज इक्वल टू होता है F डॉट ds cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके, चलो हम ना तुम्हें एक टास्क देते हैं और उसको फील करते हैं कि सर क्या हो रहा है ना, और आप लोग को समझ में भी आएगी चीजें, ठीक। पहले मैं इन जनरल लिख देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। लाइक सपोज इफ आई हैव लाइक एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। लेट अस टेक इसका मास कुछ समथिंग m दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि आपको डिस्प्लेस इस तरफ करना है। अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप नॉर्मली समझो कि अगर मुझे इसको इधर डिस्प्लेस करना है और मान लो मैं इस पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ, इस तरफ मैंने फोर्स लगाया और यहाँ पे मान लो ये बॉडी कुछ इस तरफ डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई? डिस्प्लेस। ऐसा होता है ना यार, अपन सूटकेस को वो होता है ट्रॉली वाला सूटकेस, उसको अपन ऐसे करके जमीन में लेके तो नहीं जाते, उसको ऐसे हाथ से पकड़ के लेके जाते। तो आपको याद होगा कि सूटकेस का जो ट्रॉली रहता है कुछ ऐसा रहता है, स्लांट हाइट टाइप से, और अपन ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के लेके जा रहा हूँ, टू 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 करते हुए, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, एंगल कौन लगा रहा है? थीटा। और हमेशा याद रखना बेटा, वर्क की जब बात कर रहे हो ना, तो आप ये चीज का ध्यान रखना कि कौन वर्क कर रहा है, किस वर्क के बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। क्योंकि
कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वहां पे अगर हम वर्क निकालना चाह रहे हैं तो हम ये जरूर देखेंगे कि हम किस फोर्स के लिए वर्क है। हर फोर्स के लिए अलग अलग वर्क होगा। एक टाइम पे अगर कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। आप में फिलहाल बस इतना समझो, हम अगर वर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक फोर्स के लिए मतलब हर एक इंडिविजुअल फोर्स के लिए एक इंडिविजुअल वर्क होगा। हर एक इंडिविजुअल फोर्स के लिए एक इंडिविजुअल वर्क होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं तो सर क्या करेंगे, तो हमें वर्क निकाला होगा तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि उन तीनों फोर्स कितना कितना वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कोई फोर्स 10 जूल वर्क कर रहा हो सकता है कि उसी टाइम पे कोई दूसरा फोर्स 0 वर्क कर रहा हो। ये मैं आपको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो कि मैंने कहा कि आप, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, है ना। अब मैं इसको फॉर्मूला से भी समझाऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो बच्चा, मैंने कहा कि एक बॉक्स पड़ा हुआ था, है ना, और आपको मैंने कहा पकड़ के खींचो। ठीक, आपसे मैंने ऐसे रस्सी बांध दी और आप इधर की तरफ इस तरफ पकड़ के इसको खींच के ले जा रहे हो। तो अगर आप इसको इस तरफ बच्चा खींच के ले जा रहे हो, इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो इस तरफ। ठीक है, और जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये डब्बा डिस्प्लेस होके मान लो आगे चला गया, कुछ ds डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। ठीक, तो क्या इस टाइम पे केवल यही फोर्स लग रहा है? क्या इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है? मैं एक बॉक्स को पकड़ के, हाँ, मैं एक बॉक्स को पकड़ के जब ऐसे खींच रहा हूं तो एक फोर्स इधर लग ही रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है? तो सर लग रहा है। कौन सा फोर्स? तो बच्चा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ तो लग ही रहा है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा फोर्स है बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स है इस तरफ लग रहा है। अब आप जरा खुद बताओ, वर्क कब डिफाइन होता है? हम लोग थोड़ा फील लेते हैं, फिर फॉर्मूला से भी चलेंगे। वर्क आखिर डिफाइन कब होता है? तो सर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से, कौन से फोर्स की? जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, और किस डायरेक्शन, जिस तरफ फोर्स लगा रहा है उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरे उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से अगर डिस्प्लेस हो गया तो वर्क हुआ है। तो तुम अगर यार इसको पकड़ के ऐसे खींचे और बॉक्स यहां से उठकर इधर चला गया तो तुमने तो वर्क किया। और बट उसी टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था बच्चा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था और ये डब्बा नीचे तो नहीं गया ना धरती के अंदर। तो जब ये डब्बा नीचे नहीं गया तो इस ससुरे ने कोई वर्क किया ही नहीं। समझ गए? बॉडी इधर डिस्प्लेस हुआ है लेकिन इधर तो नहीं हुआ। हमने तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इधर खींचना चाहता था, बट ये इधर की डायरेक्शन में, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो कितना होगा? 0। और आपकी वजह से वर्क कितना हो जाएगा? तो आप लोग सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत कस नहीं है। अब अपन फॉर्मूला पे आते हैं, इस वाले फॉर्मूला जो मैं स्टार्टिंग में लिखा था, फोर्स वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट ds cos थीटा। ठीक है, तो जैसे देखो, मान लो बच्चा का डिस्प्लेसमेंट ds है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इस तरफ जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा। तो इस केस में वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? F डॉट ds cos थीटा। ठीक है, वेयर फोर्स इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स तो अपना फोर्स है एंड ds इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड ds। क्लियर है? अच्छा, अब आपको अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैंने जब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेटा देयर आर 6 trigonometric ratios which are valid only for right angle triangle. And sir, what is trigonometry? Trigonometry होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या करता है बच्चा
किसी भी ट्राइंगल, किसी भी नहीं, एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल में वो क्या करता है कि एंगल्स और उनके साइड्स के बीच का एक रिलेशन देता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चा, तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो सर 180। तो उसमें तीनों एंगल्स के बीच का एक रिश्ता हमें पता है, कौन सा रिश्ता है वो, तो तीनों एंगल का सम 180, ये पता है। अच्छा, मैं पूछूंगा बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना है, तो आप बोलोगे हाँ सर। पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मुझे तीनों साइड्स के आपस का रिलेशन एक पता है। एंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बताता है कि अगर आपके पास एक, अब बोलोगे सारा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, मैं चाहता हूं अपने, अगर मेरे लेक्चर्स आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे देख लो तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो ऑब्वियसली बच्चे इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे मान लो एक एंगल थीटा बन रहा है। अब बोलोगे सर ये थीटा थीटा आप करो बेटा, ये एंगल है, इट विल बी 30, 45, 60 एनीथिंग, है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा जिसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, एंड थीटा जिसके ऊपर है उसको हम कहते हैं बेस। जिन्होंने ये सेक्शन पढ़ लिया मेरे से पहले वाले लेक्चर्स में, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो लेक्चर्स को, ओके। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये किसके बीच में रिलेशन बनाता है, एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बीच का रिश्ता बताता है। और ये क्या रिलेशन देता है, तो वन इज साइन थीटा, अदर वन इज कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है, वो बात की बात है, हमें इनसे मतलब है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। साइन थीटा इज b by h, cos थीटा इज b by h, tan थीटा इज b by v। तो देखो बच्चा, थीटा परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिगो भी पढ़ा दी है ना। तो थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिश्ता कौन बताता है, साइन। थीटा बेस हाइपोटेन्यूज का रिश्ता कौन बताता है, कॉस। और टेन किसके बीच का रिलेशन बताता है, p और b के बीच का। क्लियर है। इसी टेन को मैंने स्लोप बोला था, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे तो उसमें मैंने ये चीज को एक्सप्लेन की है। ओके, तो क्या सर मुझे याद रखना है, मुझे क्या काम का है, तो बच्चा आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप इसको जरा याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे। 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक और मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, ये भी मेरे काम का है ना, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अभी। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चा 1 होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 इज -1। ये जो है अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लो, आपका काम बन जाएगा 1। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे क्लास 9th के लेक्चर देख रहे हैं आप बच्चा बस इनको मेमोराइज कर लो। जो बच्चे 10th में देख रहे हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो आप लोग कैसे डील करोगे, क्या सर आप इसका मतलब क्या है बेटा, कभी आपको cos 0 डिग्री दिख गया तो आप उसकी जगह 1 लिख देना, कभी आपको cos 30 डिग्री दिख गया तो आप √3/2 लिख देना, समझ गए। कभी cos 60 डिग्री दिख गया तो आप वहां पे 1/2 लिख देना, अगर कभी cos 90 डिग्री दिख गया तो वहां पे आप 0 लिख देना, कभी cos 180 डिग्री आपको मिल गया तो वहां -1 लिख देना, समझ गए। इस तरीके से आप चीजों को ऑपरेट करिएगा। ओके, सो सर यहां तक तो हमें थोड़ी बातें समझ में आई। अब चलो हम लोग कंडीशन से फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि सर क्या होगा। तो वर्क का बेटा जो एक्चुअल फॉर्मूला वो क्या मैंने बताया आपको, F.ds cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास के लेक्चर के एंड में आपको सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्लियर ही नहीं याद भी हो जाए, एग्जैक्टली है ना। सो चल लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट पे बच्चा 2 लोग फोर्स लगा रहे थे, एक इस तरफ जो कि मैं था, अच्छा मैं नहीं तुम्हें बनाता हूँ, कुल्लू का बैल है ना, तुम पकड़ के ऐसे खींच रहे थे, या अब तो बाहुबली बनी गए है ना, तो वैसे पकड़ के बढ़िया इस तरफ खींच रहे थे और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा था, लेकिन तुम खींचे तो ये इधर आ गया और धरती खींची तो उसके ऊपर ही रह गया, है ना। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, समझ रहे हो। तो
ये तो चलो लॉस की बात है, एलएलएम में मैंने आपको चीज पढ़ा है कि जितना डब्बा धरती पे फोर्स लगा रहा है उतना ही धरती उस पे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए जो बॉक्स है इस धरती पे टिका हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी वर्क चैप्टर है तो अपन वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं। चलो तो बेटा अगर आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो आप बताओ फोर्स और बॉडी इधर डिस्प्लेस हुआ, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो अगर हम फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा ds और एंगल कितना है 0 डिग्री, तो वी कैन राइट cos 0 डिग्री। डन। तो cos 0 की वैल्यू बेटा मैंने अभी आपको बताई ना कितनी होती है 1, तो मैंने कह दिया यहाँ पे f डॉट ds cos 0 की वैल्यू 1, सो द रिजल्ट इज f डॉट ds। समझ गए, कोई टफ बात नहीं था, f डॉट ds। अच्छा सर इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, मैंने कहा चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉर्मूला वाइज चले तो f डॉट ds। बच्चा यहां बताओ फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में बच्चा एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा cos 90 डिग्री, और cos 90 की बच्चा वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 0, तो बेटा f डॉट ds इंटू 0 इट विल बी 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आ गया 0। तो देखो इसी ऑब्जेक्ट पे बेटा फोर्स कितने लग रहे थे 2, बट एक की वजह से डिस्प्लेसमेंट, एक की वजह से वर्क कितना आ गया f डॉट ds और दूसरे की वजह से वर्क कितना आ गया 0। तो ध्यान रखना इस बात का कि हम किस फोर्स के लिए वर्क निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा वर्क का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं, आप लोग उसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना, क्योंकि अगर मैं वेट करने लगूंगा तो फिर कैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। चल तो सर वर्क मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा और भी चीजें हैं बच्चा, जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे और कर लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप लोग भी खुश हो जाओ, है ना। और मैंने कहा कि मान लो इस तरफ मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और ये जो बॉडी है इधर की तरफ डिस्प्लेस होगी, मान लो इसके डिस्प्लेसमेंट कर लिया 5 मीटर का, और मैं आपसे पूछूंगा बताओ वर्क कितना है, तो आप लिखोगे सर वर्क इज इक्वल टू f डॉट ds cos थीटा, ठीक है। और मैंने कहा मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, तो वर्क कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर फोर्स हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 एंड हियर वी हैव cos 30 डिग्री। डन है, cos 30 डिग्री, तो वी कैन राइट इट एज 20 into 5 and the value of cos 30 is √3/2. On solving it we will get 50 √3 जूल। समझ गए। और इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जूल यूनिट तब आता है जब फोर्स कितने हो न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट किसमें होना चाहिए मीटर में, किसमें होगा बच्चा न्यूटन में, और ये किसमें होगा मीटर में, तभी वर्क जूल में आएगा। अगर इन केस मान लो मीटर की जगह सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो आपको इस सेंटीमीटर को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तब आप ये फॉर्मूला को यूज करोगे तो वर्क किसमें आएगा जूल में आएगा। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चल आगे बढ़े। इससे बच्चा हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, कि वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, कितने तरह के काम होते हैं। सर हमारे पास तो एक ही काम है, खाना पीना सोना, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना, मैं उस काम की नहीं बात कर रहा। ओके सर टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक, टेढ़ा लिख दिया मैंने, चलो अरे मैनेज कर लेना हम लोग, ठीक। अब मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो शूटर नहीं हूँ, जैसे बस नॉलेज अच्छा दे सकता हूँ बच्चों, बाकी यार थोड़ा सपोर्ट करना है ना। बाकी मेरे से पर्सनल जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आप सर्च करोगे साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा करके तो मैं आ जाऊँगा, या आप लोग दुबे देव राहुल नाम से भी सर्च करोगे तो मेरा पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, बाकी लिंक रहता है उसमें से मैसेज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको व्हाट्सएप पे भी जुड़ना होगा तो 7992255745 बता दिए मैंने नंबर भी। चलो ठीक है, जिसने सुना ठीक, जिसने नहीं सुना पीछे जाकर सुन लेना। ओके सो टाइप्स ऑफ वर्क। ओके सर
तो बच्चा हम अगर कहें तो वर्क कैन बी जीरो, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव। सर है क्या मजाक कर रहे हो? देखो वर्क पॉजिटिव कब होगा पहले देखते हैं ना। पॉजिटिव वर्क जल्दी से देख लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है पॉजिटिव वर्क, ठीक है बच्चा। देखो वर्क पॉजिटिव कब होगा, तो सिंपल सी भाषा है कि अगर मैं मान लो फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन मेरा किस में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर एक ही तरफ है तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव में आता है। एक ही तरफ में आप इसको ऐसे भी ले लो, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए इट मस्ट बी बिटवीन, मैं बिटवीन लिख दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर यहां से देख रहे हैं तो 0 डिग्री से मतलब दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। कि अगर हम लोग देखो अगर यहां से शुरू कर रहे हैं तो अगर इस तरफ ऐसे तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 90 पे नहीं होगा बच्चा, 90 पे तो वो एकदम 0 हो जाएगा। 90 से कम करेंगे कम करेंगे तो हमें जो क्या मिलेगा बोलो, जो हमें वर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हाँ पर जिधर एफर्ट लगा रहे हैं अगर उधर ही वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, समझ गए। मैं पकड़ किसी को ऐसे खींच रहा हूँ, किसी को ऐसे खींच रहा हूँ या फिर मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो हर केस में वर्क हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया। अच्छा नेगेटिव वर्क सर कब होता है, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेगेटिव वर्क कैसे होता है। जैसे मान लो बच्चा, जैसे मान लो एक सरफेस है ऐसे, है ना, और इस सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके रख दिया, ठीक। आप समझ लो, आप या हम लोग दोनों, ठीक है, हम लोग दोनों मस्त इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, मतलब हमने फोर्स इधर लगाया, हमारे फोर्स लगाने की वजह से ये यहाँ पे मान लो इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ठीक। हमें पता है कि बच्चा आपने सुना फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अ अपोजिंग फोर्स, वो हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। क्या करता है बच्चा, अपोज करता है। मतलब अपन अगर ऐसे खींच रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है ना फोर्स, तब तो हमारी तरफ आता है। तो उस बॉडी को रोकने वाला कौन होता है, तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप काम करता है क्या, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कभी अपने आप काम नहीं करता है। जब हम ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्टिवेट हो जाता है, वो ऐसे खींचता है, नहीं हम नहीं जाने देंगे, हम कहते हैं नहीं हम खींच के ले जाएंगे, और जब खींच के ले जाते हैं ऐसे चू 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 आवाज आती है ना, ऐसे चुप चुप चुप, तो मैंने तो इधर वर्क किया और फ्रिक्शनल फोर्स ने उधर वर्क किया। कैसे कैसे देखो, जैसे हम अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस करें बच्चा तो इसके बैक साइड इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो गया, वो कौन सा फोर्स है, तो सर वो फ्रिक्शनल फोर्स है, समझ गए। वो कौन सा फोर्स है बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम कहें कि इस ऑब्जेक्ट पे दो वर्क हो गए, एक तुमको मैंने कुल्लू का बैल बना दिया, चल भाई खींच तू, तो मैं कहूंगा मान तुम्हारा नाम रामा है, तो मैं पूछूं कि बताओ वर्क डन बाई रामा कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर रामा ने जो काम किया है वो कितना किया है, F डॉट ds cos 0 डिग्री, क्योंकि आपने फोर्स इधर ही लगाया, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना बनेगा बेटा, cos 0 डिग्री, समझ गए। एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, तो दिस विल बी F डॉट ds, समझ गए। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि बताओ कि यहां मैं लिखता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स ने सर कितना काम किया है, तो आप बताओगे कि सर फ्रिक्शनल फोर्स ने जो काम किया वो कितना किया, F डॉट ds। अब जरा एंगल बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट सर इधर हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लगा, तो दोनों के बीच में तो एंगल 180 डिग्री बना, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बना। तो अगर एंगल 180 डिग्री बना तो हम क्या लिखेंगे, F डॉट ds cos 180 डिग्री, समझ गए। और cos 180 की वैल्यू कितनी थी बच्चा, माइनस में मैंने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे जो वर्क हो गया कितना हो गया, माइनस F डॉट ds, समझ गए। तो ये कैसा वर्क है बच्चा, तो ये नेगेटिव वर्क है, समझ में आ गया अच्छे से। और नेगेटिव वर्क आपको फ्रिक्शन के केस में ही दिखने को मिलेगा, समझ गए। चलो इसको आप लोग लिख लो तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके तो नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक।
नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास 0 1। वैसे तो ये मैंने आपको ग्रेविटेशन वाले में बता दिया, देखो मैं ग्रेविटी भी लिखने लगा था 0 1 कब हो रहा है बताओ। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपने इधर फोर्स लगाया, तो बच्चा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो इस तरफ ही होगा, इसी डायरेक्शन में। और ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चा किधर लग रहा है, तो सर ये इधर की तरफ लग रहा है, mg नीचे। तो एंगल कितना हो गया 90। तो वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds cos 90 और ये आ जाएगा 0। समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट उधर और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल 90, तो वर्क 0। किसकी वजह से ये वर्क 0 है, इस वाले फोर्स की वजह से कि इस वाले की वजह से। तो सर ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है, ध्यान रखना। उसी तरह बच्चा थोड़ी सी और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है ना, सर्कुलर पाथ पे मान लो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसमें बच्चा सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं Fc, जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए। और बाहर की तरफ लगने वाला होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अंदर सेंट्रीपिटल, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अच्छा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चा मान लो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, कहां घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो सर्कुलर पाथ पे बच्चा जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूं कि वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये रहा ds। और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, वो तो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो बोलोगे 90। तो वर्क डन बाय अ किसका बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम करें Fc डॉट ds cos 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो अगर आपसे एमसीक्यू में कभी पूछा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो बताओ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है, किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है, और ऐसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन उसकी वजह से कितना आएगा 0। अगर सेंट्रीफ्यूगल के लिए पूछ लिया तो सर वो बाहर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो एंगल फिर से 90, तो इसकी वजह से भी वर्क डन कितना आएगा, तो आंसर है 0। समझ गए। तो आई थिंक आपको टाइप ऑफ वर्क तो समझ में आ गया होगा। हमने पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बट एक चीज ध्यान रखना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा मत समझ लेना कि सर जैसे वेलोसिटी को नेगेटिव में लिखते थे तो वो तो वेक्टर हो जाता था। वर्क भले नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं करता है। जिन लोगों बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे वहां पे मैंने समझाया था कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास डायरेक्शन और जो वेक्टर का लॉ फॉलो करता है उसी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का लॉ याद आ रहा है कि जैसे फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो मेरा एक हाथ इधर एक हाथ इधर, कोई मुझे इधर केवल खींचता तो मैं ऐसे चला जाता, कोई इधर खींचता तो मैं ऐसे चला जाता, लेकिन एक ही टाइम पे जब दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे तो मैं ऐसे सेंटर की तरफ आ जाऊंगा। ऐसा होता है ना, तो मुझे दिखा ना कि एक ही पॉइंट में दो फोर्स लगे तो मैं सेंटर की तरफ आ गया, तो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट था वो सेंटर की तरफ जा रहा है ना। इस चीज को एक्सप्लेन हम लोग वेक्टर लॉ से कर सकते हैं। पर वर्क में ऐसा नहीं होता है कि मान लो एक वर्क इधर हो रहा है एक वर्क इधर हो रहा है तो दोनों का वर्क होगा वो हमें सेंटर से दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर पानी ऐसे बह रहा है, नाव से एक आदमी इस तरफ तैरना चाहता है, उस पार जाना चाहता है, तो पानी अगर ऐसे बह रहा है और ये ऐसे जान, मान लो पानी की वेलोसिटी इधर, नाव की वेलोसिटी इधर, तो नाव कभी ऐसे नहीं फ्लो करेगा, वो कैसे फ्लो करने लग पड़ता है, टेढ़ा जाने लग पड़ता है ना, पानी का बहाव उसको ऐसे लेके जाता है। तो उसका इन दोनों, देखो आदमी का जाने का वेलोसिटी, पानी के बहने का वेलोसिटी, और दोनों वेलोसिटी का जो ऐसे, आदमी का ऐसा पानी का ऐसा, तो दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होता है वैसे सेंटर से ऐसे कहीं से जा रहा होता है। समझ गए, ये चीजें वेक्टर लॉ में एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया तो गुड, नहीं आया तो क्या ही फर्क पड़ता है, फर्स्ट लेक्चर जाके देखो, मोशन आ जाएगा समझ में। ठीक है बच्चा, तो यहां तक सर हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो वर्क के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आई थिंक वर्क आपको समझ में आ रहा होगा, आई गया। थोड़ी सी यूनिट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो उसको देखा जाए। मैंने यूनिट्स की अगर बात करी तो सिंपली मैंने आपको क्या सिखाया कि सर जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ये छूट गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। सीजीएस यूनिट जो होता है बच्चा वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। नहीं मिल जाता है इसीलिए मैंने आपको सोचा बता देता हूँ। ठीक है, आपसे वो मजे भी ले सकता है। कैसे सर? मान लो देखो जैसे वर्क इज इक्वल टू होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा भी होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो कभी अगर न्यूटन मीटर ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है तो बस बोल देना है कि सर किसी और चीज की। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? वर्क की ही यूनिट होती है। न्यूटन मीटर मान लो ऑप्शन में दिया है, जूल दिया है, अर्ग दिया है और नन ऑफ दीज ऐसे करके दिया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो आप किसको टिक करोगे? ऑल ऑफ द। ये भी तो न्यूटन मीटर भी तो यहीं से आया ना, तो छोटा छोटा पॉइंट्स आपको मिल सकता है, तो ध्यान रखना। सीजीएस में अर्ग। अच्छा, और सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चा? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो एक इसकी और यूनिट होती है बच्चा, देखो क्या है। अच्छा, अर्ग हो गया ना। ये अर्ग कितना होता है मैं आपको जरा बता दूं। ये जो अर्ग मैंने लिखा है इसकी सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। तो वर्क जो है ये वर्क 1 जूल कब होगा? आप ही बताओ 1 जूल कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दे 1 न्यूटन का और उस पर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए 1 मीटर का, तब वर्क कितना आएगा? तो वर्क आएगा 1 × 1 बच्चा करो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो वर्क उस केस पे कितना आता है? 1 जूल। ठीक है, अच्छा 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है? तो अर्ग किसकी यूनिट है? तो सर अर्ग है सीजीएस यूनिट। तो अगर सीजीएस यूनिट है तो हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ? तो सर अगर ये सीजीएस यूनिट है आपको इसको सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा एक बात बताओ इसको कैसे किया जाए? तो आपको याद हो बच्चा सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती थी? डाइन, याद आ रहा है? और मीटर की क्या होती थी? सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में कभी डाइन सेंटीमीटर दिया हुआ आपसे पूछेंगे बताओ ये वर्क की यूनिट है, बोलोगे हाँ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती बच्चा? न्यूटन का डाइन होता है और ये मीटर किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं पूछूं कि बताओ 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है बच्चा 10⁻⁷ अर्ग। समझ गए? 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। अब आप बोलोगे सर कैसे आपने निकाला? तो चलो मैं इसको आपको बता भी देता हूँ। तो बेटा न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे तो अपने पास ये मास है बच्चा, कैपिटल है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये जो आपका मीटर है ये रहा मीटर। अब अगर मास, अगर हम लोग जब एसआई यूनिट में पढ़ते हैं तो मास किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। और एक्सीलरेशन किसमें होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और अपने पास मीटर है। अब अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में करना चाहते हैं तो किलोग्राम की जगह ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम। और मीटर बच्चा किसमें हो जाएगा? इनटू 100 सेंटीमीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेकेंड तो बच्चा अपना नीचे है ही, और ये वाला भी मीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान दो तो 3 and 1 2 1 2 4, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर s-2, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर s-2। तो ये बच्चे ये सब क्या बन गया आपका? सब सीजीएस में आ गया ना। तो इसीलिए क्या लिखते हैं अपन? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लो। ठीक, 10⁻⁷, यहाँ दिख रहा है ग्राम सेंटीमीटर्स। ये देखो मैंने इसको जरा डाउन कर दिया तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, देख लो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, वो नीचे नीचे लिखा है। समझ में आ गया यूनिट्स? एक छोटा सा और, एक छोटी सी और चीज जो आपको की मतलब यहाँ मिल सकता है। देखो एक छोटी सी और चीज अपन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या 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 सर क्या क्या बताइए। देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको वर्क में मिलेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ग्राफ के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे है ना। मैंने एक ग्राफ बनाया, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 10 मान लो F, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। ठीक, मान लो मैंने कांस्टेंट फोर्स कुछ लगाया हुआ 10 न्यूटन का, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया है कुछ, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो आपको ये 0 से लेकर कुछ
ds तक हुई है, ये रहा ds, ठीक है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट ने किया और आपने इस पे इतना कुछ फोर्स लगाया है, ठीक। अब मैं पूछूंगा कि बताओ कि एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है, ठीक है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है, तो बच्चा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेटा ब्रेथ हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट सॉरी ब्रेथ हो गया फोर्स, लेंथ हो गया ds, तो मैं यहाँ पे एरिया भी क्या लिखूंगा f into ds। तो बेटा यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, ये वर्क एरिया के बराबर होगा, समझ गए। तो आज के बाद आपको कभी भी अगर मिलेगा वर्क निकालने के लिए तो इस बात का ध्यान रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है ये मुझे क्या देता है, वर्क देता है। जैसे आपको ऐसे करके बना देगा ग्राफ को, कुछ ऐसा टू टू, समझ रहे हो, कुछ ऐसा उसने ग्राफ बना दिया, कुछ ऐसा मैंने मान लो ले लिया है ना, और ये फोर्स आपको मान लो मैंने दे दिया 20 न्यूटन, और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट उसने कर लिया है 5 मीटर का, और मैं बोलूंगा कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, बताओ कितना वर्क हुआ है। तो बेटा ये शेप कैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल, तो सिंपली निकाल दो, हाफ इनटू बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 20, तो इसको अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास 50 जूल वर्क आ जाएगा, समझ गए। इसको बच्चों नोट कर लो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, स्टार्ट करें। चलो देखो ये आपको मिल सकता है इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, सुनो, कहता है बच्चा कि जैसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, नहीं फोर्स नहीं, इसको आप लोग रिलेट करो वर्क से, सॉरी रात के 2:30 बज गए हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने तो बोला 1:30 बजे, 1 घंटे लग गया आपको यहाँ तक में, बीच में यार लाइट चली गई थी तो मुझे वेट करना पड़ेगा इसलिए लेट हो गया, पर आज तो वीडियो अपलोड होगा चलो देखो हमारी भी जिद है, और बस तुम्हारी जिद होना चाहिए कि एंटीएससी निकालना है, समझ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो, दबा के पढ़ो, ओके। सो कंजर्वेटिव फोर्स, सर कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चा। जब अपन लोग कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चा उन फोर्स को बोला जाता है कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, और वर्क बेटा कब होगा, जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो वर्क होगा ना, बिना फोर्स लगा तो वर्क होगा नहीं। तो ऐसा वर्क जिसको करने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो पाथ डिपेंडेंट है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब बोलोगे सर क्या मतलब है, क्या देखो मैंने कहा वर्क, अब बोलोगे सर फोर्स में वर्क कहां से आ गया, बता रहा हूं सब्र करो। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है बच्चा। देखो एक वर्ड मैंने लिखा वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, तो बेटा वो वर्क जो कि पाथ पे डिपेंड करता हो कि पाथ कैसा है, क्या मैंने कहा, वो वर्क जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस वाले वर्क को करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चा एक मैंने कहा कि लाइक ऐसे करके एक ए से मुझे बी पे जाना है, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। इस पे जाने का रास्ता एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। 3 रास्ते मैंने बना दिए, 1 2 3, ठीक। अब तुम्हारी बारी ले लेते हैं, है ना, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मान लो मैं तुम्हें अगर ऐसे पकड़ के और घसीटते हुए ए से, सॉरी इसको तो मैंने बी बनाया ही नहीं है ना, तो मैं घसीटते हुए ए से बी लेके जाऊं, ठीक। और नीचे जैसे ये जो रास्ता है ना, ये मस्त कंकड़ों वाला रास्ता है, तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ कंकड़ वाले रास्ते। अगर कंकड़ वाले रास्ते हैं तो बच्चा फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, घसीट के लेके जा रहा हूँ। डायलॉग सुने ना,
ये मारता कम है, घसीटता ज्यादा है, वही वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं तुम्हें तीन रास्ते में से किसी एक रास्ते से घसीट के ले जाऊंगा, ठीक। अब तुम जरा मुझे बताओ, तुम कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, है ना। सबके दिमाग में आ रहा है सर मुझे सेकंड वाले से लेके जाओ आप। क्यों? क्योंकि ये रास्ता छोटा है, जो घिसट पड़ेगी ना, रगड़ पड़ेगी ना, वो कम पड़ेगी, तो हो सकता है मुझे दर्द थोड़ा कम हो। अगर इस रास्ते से लेकर जाओगे तो मुझे ज्यादा, समझ रहे हो ना, ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी, पैंट वैंट फट जाएगा। इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। इसमें चांस है कि ना फटे, इसमें थोड़ा बहुत पैंट वैंट फट सकता है, सॉरी इसमें थोड़ा फटेगा ही फटेगा, और इसमें तो 100% है कि पैंट के साथ साथ, समझ रहे हो ना, वो भी पूरा छिल मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कोई काम कर रहा है, हम एक वर्क कर रहे हैं और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्टिव है, कौन सा फोर्स एक्टिव है बच्चा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव है, तो आखिर अपन को जाना कहाँ था? इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाना था। लेकिन 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 अगर हम बात करें कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया है, कौन से फोर्स ने? फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया, हमने क्या लिखा है यहां पे देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया, समझ रहे हो। तो यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स 2, फ्रिक्शनल फोर्स 1, फ्रिक्शनल फोर्स 3। तो आप एक बात बताओ, वर्क डन जो कौन सा होगा बच्चा? 1 वाला ये सबसे ज्यादा होगा, वर्क डन 3 वाला उससे कम, और सबसे कम वर्क डन कौन सा वाला होगा बताओ? तो सबसे कम होगा ये 2 वाला, सॉरी 2 वाला, समझ गए। तो यहां पे जो वर्क था बच्चा किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। और इस वर्क को करने के लिए हम जो फोर्स देख रहे हैं, इस वर्क को करने के लिए हम जो फोर्स देख रहे हैं वो फोर्स पाथ पे डिपेंड कर, उस फोर्स को, हाँ, इस वर्क को करने के लिए हम जो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो फोर्स ही कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स, समझ गए। अच्छा, कुछ और खास बातें, जैसे मान लो मैंने कहा ए से हम कहां पे गए? बी पे, है ना, और बी से वापस हम ए पे आ गए, ठीक। तो अगर हम नॉर्मल वर्क की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? नॉर्मल वर्क की। तो नॉर्मल वर्क के हिसाब से अगर आप ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो यहां पे अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मल वर्क, ठीक, फ्रिक्शनल की नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल वर्क है, तो यहां पे आप बोलोगे सर एफ डॉट डी एस, जो भी आपका कॉस थीटा, तो यहां पे सर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ए से आप बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर आपने 0 किया है, डिस्प्लेसमेंट तो आपने 0 किया, तो वो कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन 0 होता है नॉर्मल फोर्सेस के लिए, आमतौर पे जिन फोर्सेस की हम बात करते हैं। लेकिन क्या फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी वर्क डन 0 होगा क्या? तो नहीं, यहाँ पे वो जिनको रगड़ के मैं पहले यहां से रगड़ू फिर यहां लेकर आ जाऊं तब पता चलेगा उसको। तो बेटा अगर यही वाला वर्क, अगर यही वर्क हम अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से देखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? इधर से गया तो एफ डॉट डी एस, समझ गए, फिर वापस आया तो प्लस एफ डॉट डी एस, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 2f डॉट डी एस या 2f डी एस होगा, समझ गए। ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको बगल में लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2f डॉट डी एस, समझ गए बच्चा। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव में होता था तो दोनों को नेगेटिव में ले लो, तो ये माइनस 2f डी एस हो जाएगा। तो आप ये याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर राउंड ट्रिप मतलब वो गया और वापस आ गया, तो उसके लिए वर्क डन कभी 0 नहीं होता है। मैं यहां लिख दूं इसको, फॉर कंजर, स्टार बना के लिख लो, दिमाग में, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स बच्चा? कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, वर्क या सीधा वर्क लिखो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डज नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर राउंड ट्रिप, समझ गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि राउंड ट्रिप के लिए गया और वापस आ गया, उसके लिए वर्क डन 0 नहीं होगा अगर फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज डिपेंड ऑन पाथ।
कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है बच्चा? पाथ पे डिपेंड करता है। समझ गए? अच्छा सर, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अरे आ गया ना? अब आ जाओ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। आप लोग पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, जैसे मैंने लिखा नहीं था आप उसमें लिख लेना। कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट था और जिसके राउंड ट्रिप पे, मतलब आप जहां से स्टार्ट किए जाके फिर वापस आ जाओ, तो उस सॉरी तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा, जैसा फ्रिक्शन के केस में होता है। यार घिस जाएगा। आगे देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ये बच्चा पाथ, वो पाथ डिपेंडेंट था, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है? जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं बच्चा, और इसको किससे मतलब होता है? केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इसको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेना देना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो मैं धरती पे खड़ा होकर तुमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और ये ऊपर जाके वापस तुम्हारे हाथों में आ गया, ऊपर गया और वापस तुम्हारे हाथों में आ गया, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ आपने कितना वर्क किया? तो आप बोलोगे सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो अब यहाँ बताओ बच्चा, फोर्स तो आपने लगा दिया बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर वापस अपनी जगह पे आएगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो इस केस में जो वर्क होगा कितना हो जाएगा? जीरो। आपने कोई काम नहीं किया। तो देखो बेटा यहाँ पे वर्क जीरो आया ना, तो आप यहाँ पे याद रखना फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स क्या याद रखना बच्चा? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज जीरो फॉर राउंड ट्रिप। अगर वो जहां से शुरू हुआ है वापस अपनी जगह पर आ गया तो आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है? इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जैसे बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसे ही होता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए? जैसे मान लो आपने पढ़ा था ना कि अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनके बीच का सेपरेशन अगर r है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगता था? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? ये r इनके बीच का, अगर मान लो एक रास्ता m का, तो ऐसा भी रास्ता हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। समझ रहे हो? बट हम कौन सा डिस्टेंस लेते थे? इनिशियल और फाइनल के बीच को ऐसे सीधा जोड़ दो, ये वाला r होता था। तो इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। जो वर्क होगा उस केस में उसमें 4Gm1 अपॉन r स्क्वायर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा हम लोग पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा जब हायर क्लास में जाओगे तो और इसको डिटेल्स में पढ़ोगे, बट मैंने आपको 90% बता दिया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क जो हमें पढ़ना था क्लास 9 में, ठीक है? तो मैं एक बार कॉल करा देता हूँ। वर्क क्या था? तो बच्चा हम एफर्ट लगाते किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, वो अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हो गया तो वर्क हुआ, अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क नहीं होगा, ठीक है? फिर हमने बोला वर्क की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे एसआई यूनिट में जूल और सीजीएस में डाइन। और हमें क्या होता है 1 जूल इज डाइन में अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ वर्क। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ बना हुआ है तो जो उसका एरिया होता है वो हमें दे देता है, वर्क दे देता है, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन केस में। फिर हमने पढ़ा फोर्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चा कौन हो गया? जो पाथ डिपेंडेंट है, और नॉन कंजर्वेटिव कौन सा हो गया? जो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जाएंगे वो होगा एनर्जी, ठीक है? चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एनर्जी, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी। मैंने सोच रहा था, मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं कल एनर्जी को अपलोड करूंगा। मैंने सोचा आज ही कर देते, इसको निपटा ही देते हैं ना चैप्टर ही को। ओके, सो एनर्जी।
मैंने कुछ सब न्यूमेरिकल्स अलग से नहीं सॉल्व कराए हैं आप लोगों को, थोड़े बहुत कराए हैं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा डाला है। अब जिनको न्यूमेरिकल्स की स्पेशली मेरे से क्लास लेनी होगी अलग से, है ना, तो आपको एक बार इंस्टा पे डीएम करना होगा, मैं जूम पे आप लोगों की सेपरेट क्लास लेके बता भी दूंगा, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे तो एक सेपरेट सेक्शन बना के लास्ट मोड में एनटीएससी में एकदम चीज़ आने लगा के मेहनत कर लेंगे, है ना। बाकी आप लोग को चाहिए होंगे डीपीपीज वगैरह तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज एनर्जी। सर एनर्जी क्या होता है? तो जैसा मैंने चैप्टर का जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी भी वर्क को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो सर एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी कैपेसिटी एक तरीके से कि मुझ पास जब तक एनर्जी नहीं होगा तब तक मैं वर्क कर ही नहीं सकता, बिना एनर्जी के वर्क हो ही नहीं सकता। एक चीज हमें ध्यान रखना बच्चा, अगर कहीं पे वर्क हो रहा है तो वहां एनर्जी खर्च हो रहा होगा, लेकिन अगर कहीं पे एनर्जी लग रहा है तो वहां पे वर्क हो ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुम एग्जाम में पास हो गए तो तुमने पढ़ाई की है, लेकिन अगर समझ रहे हो अगर तुम एग्जाम में पास हो गए तो सब मान लेंगे कि तुमने पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम लटक गए तो कोई नहीं मानेगा कि तुमने पढ़ाई की है, समझ रहे हो। तो मैंने उसी तरह मैंने क्या कहा कि अगर कहीं पे वर्क हो रहा है तो वहां पे एनर्जी लग रहा है, 100% है, समझ गए। और कितना एनर्जी लग रहा है, जितना वर्क हो उतना एनर्जी लग रहा है। लेकिन 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 अगर कहीं पे एनर्जी खर्च हो रहा है, मैंने कहा मैंने 100 जूल एनर्जी खर्च कर दी, तो क्या वर्क हो इसकी गारंटी है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने 5000 जूल एनर्जी खर्च कर दी, क्या वर्क हुआ? इसकी गारंटी है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कहीं पे 10 जूल वर्क हुआ तो वहां पे गारंटी है कि 10 जूल एनर्जी भी खर्च हुई है। समझ में आ गया दोनों रिलेशन? सर ऐसा क्यों? मान लो मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का लगा दूं, ये सुबह से लेकर शाम तक, तो क्या मैं धक्का लगाते लगाते थक नहीं जाऊंगा? तो यस सर आप थक तो जाओगे। तो क्या मैं थक जाऊंगा यानी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है? सर एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट ये ससुरा अपनी जगह से पीछे गया ही नहीं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, तो वर्क तो जीरो। समझ गए बच्चों? तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी लग रहा है, लेकिन अगर एनर्जी लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे वर्क हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा सर, तो अब बेटा आप टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अब आप बुक खोलोगे तो आपको बहुत सारी थ्योरी मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, फलना एनर्जी, ढिल्ला एनर्जी, तो हम सब पे नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अलग से होता है, फिर से आपका हीट एनर्जी अलग से हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, उसी में आ जाएगा, है ना, केमिकल, फलना ढिल्ला। तो हमें कौन सा पढ़ना है सर? तो हमारे सिलेबस में जो दो हैं हम अपन दोनों हम लोग उसी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट वन है जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, विच इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है और इसका फॉर्मूला भी हमें ड्राइव करना है, तो हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक, अच्छा, अब एक चीज तो मैंने बता दिया कि बेटा एनर्जी तभी होगा जब बॉडी क्या कर रहा हो। अगर किसी बॉडी पे वर्क हुआ तो उसके पास एनर्जी है, समझ रहे हो। लेकिन अगर एनर्जी लगा तो वर्क हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वर्क हुआ तो एनर्जी होगा, बिना एनर्जी के तो वर्क हो ही नहीं सकता, इसीलिए वही वर्क हुआ इसका मतलब एनर्जी लगा है। ओके सर, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? बोलता है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन इट इज इन मोशन। कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास अगर मास, अब ऑब्जेक्ट बोल रहा तो ऑब्वियस सी बात उसके पास मास तो हो गई। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर जिसके पास मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी पाई जाती है? तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। समझ गए? तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख देता हूं मैं? the energy possessed by an object due to its what? Its motion is called kinetic energy. Clear? ओके सर, बात तो समझ में आई। चलो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जरा। मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास m है,
समझ गए। और मान लो ये ससुरा भी सो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से हिल जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चैप्टर पढ़ा देता हूँ। अगर ये रेस्ट पे है तो अपने आप को रेस्ट पे रखना चाहेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। और वो कब तक रेस्ट पे रहेगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो मैंने इसको फटाक से यहाँ से लात मारी, समझ रहे हो? तो जब मैं इस पे लात मार रहा हूँ यानी कि मैंने इस पे क्या लगा दिया बच्चा? इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाया है, बॉडी का मास अगर m है और मान लो ये एक्सेलरेट किया कितने से? a से, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो आपको पता है। तो मैंने इतना फोर्स लगाया तो ये भाई साहब मान लो किसी s डिस्टेंस को कवर किए, ठीक। अब यार लात मारे हो तो बॉल गुड़क के जाएगा ना, तो गुड़क के जाएगा तो वो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा ही। और जब वो पहले तो रेस्ट पे था, अब ये किसी डिस्प्लेसमेंट तक अगर किसी पॉइंट पे पहुंचा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी पे पहुंचा है, तो इसके पास बेटा कुछ वेलोसिटी तो होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? फाइनल वेलोसिटी। बेटा मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। आप फिजिक्स का मेरा कोई भी लेक्चर देखोगे बिना मोशन चैप्टर के आपका कंप्लीट नहीं होगा। वहां पे सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, तो मैंने कहा कि बताइए कि इसको v वेलोसिटी देने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। तो आप बोलोगे सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे सर आपने ds cos थीटा नहीं लिखा। बच्चा फोर्स भी इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगा, तो cos 0 इज 1, तो मैंने सिंपली लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आई कैन राइट इट एज f इनटू s। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्टैंड फॉर s, तो वी कैन राइट इट f इनटू s। क्लियर? अच्छा सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आगे बताइए। अब मैं आपसे बोलूं बच्चा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s। इसमें भी कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ ये एक्सेलरेशन कितना होगा? बेटा m तो अपना फिक्स है, जो भी बात अब लात मारी टूटा नहीं है, तो चला गया उधर, समझ रहे हो? अच्छा सर, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप एक बात बताओ, a हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? अब बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अपन यूज करके, फर्स्ट का नहीं थर्ड इक्वेशन का। बोलोगे सर फर्स्ट क्यों नहीं यूज करो? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सर सेकंड क्यों नहीं यूज करो? यहाँ पे टाइम नहीं है। सर थर्ड क्यों यूज करो? क्योंकि मेरे पास u है, v है, s है, और मैंने कहा कि मेरे फोर्स लगाने से ये a से एक्सेलरेट के मतलब इसके पास एक्सेलरेशन a है। ठीक है, और यही ये मुझे निकालना है कि कितने से एक्सेलरेट किया है। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बच्चा क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट नहीं बच्चा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको यहां लिखता हूं, बहुत जगह मेरे पास। क्या होता है बच्चे बताओ? तो सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चा इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as। तो एक बात बताओ, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2a, v स्क्वायर बाई 2s, है ना? तो अब मुझे जरा बताओ बेटा, ये जो वर्क आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस वर्क का तो आप बोलोगे सर वर्क इज इक्वल टू, आपने लिखा था m इंटू, और a की जगह देखो मैंने लिख दिया बच्चा v स्क्वायर बाई 2s इंटू s। s ने s को उड़ा दिया तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? हाफ m v स्क्वायर। तो ये कौन सा वर्क है बच्चा? ये कौन सा वर्क है? वेलोसिटी वाला। मतलब हमने यहाँ पे जो एफर्ट लगाया वर्क तो हुआ है। अब अगर वर्क हुआ है तो एनर्जी तो चाहिए ही थी, है ना? वर्क बराबर हम एनर्जी लिख सकते हैं। ये जो वर्क है ना बच्चा, यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? हमने जो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लात मारी तो मैंने एक तरीके से वर्क किया, तो मैंने अपनी एनर्जी किसको दे दी? उस बॉल को दे दी। समझ में आ रहा है? मैंने अगर लात मारी है तो मेरी एनर्जी किसके पास चली गई? बॉल के पास चली गई, और बॉल ऐसे मूव करने लगा। तो ये जब मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? किस एनर्जी से मूव कर रहा है? तो ये काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। कौन सी एनर्जी से मूव कर रहा है बच्चा? काइनेटिक। तो इस वाले का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्या है? देखियो,
ये जो वर्क है ये कौन है एक्चुअल में, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। समझ, इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी तो है। अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी है, लेकिन अगर एनर्जी है तो वर्क कोई जरूरी नहीं है। लेकिन देखो अगर वर्क है तो एनर्जी होगा ही होगा। तो ये वर्क, ये कौन सा वर्क है कि अब हमने अपना एनर्जी दे दिया, बॉल को लात मार दिया और बॉल ऐसे गुड़क के जाने लगा। तो बॉल गुड़क के जा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, मैंने जो दी थी, बट अब मेरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। ये एनर्जी किसकी वजह से है बॉल पे, उसके मोशन की वजह से। समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया बच्चा हाफ mv²। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बॉल है जिसका मास इतना है, वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझ गए। जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि एक मान लो 10 kg का ऑब्जेक्ट है और वो मान लो उसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए। तो हमेशा याद रखना बच्चा कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। समझ गए। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा है तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। इसको आप लोग नोट करो तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे न्यूमेरिकली बनता है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, है ना। आगे क्लास में होते और मॉडिफाई हो जाएगा। फिलहाल हम लोग करते हैं छोटा सा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बोलता है, ये बोलता है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या कैसे, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बोलता है कौन, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ा उसको, फिर अभी एक बार मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आपको बच्चा समझ में आ गया ना कि वर्क और काइनेटिक बीच का रिश्ता। हमने क्या किया, वर्क किया और वो मेरा वर्क किसको मिल गया, उस बॉल को मिल गया, किस फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ गए। उसमें मोशन आ गया है ना। तो मैंने जो वर्क किया, किसने किया, बॉल हवा अपने आप थोड़ी दौड़ने लगा था, मैंने ऐसा फटाक से लात मारी, तो मेरा एनर्जी किसको मिल गया, बॉल को। इसी और किस फॉर्म में मिला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ गए। अच्छा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन नहीं है, सॉरी, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। प्रूव कर दे इसको फटाक से। चलो, तो एक बात बताओ मैंने कहा जैसे बच्चा कि मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थोड़ी देर बाद उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और उसकी वेलोसिटी होगी v, मास है m। ठीक है, और इसके पास मान लो बच्चा एक्सेलरेशन है a। ठीक, अब जल्दी से बताओ तो बच्चा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो तो आप बोलो सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं बच्चों s से लिख देता हूं, कोई बड़ी चीज अभी तुरंत हमने किया था, है ना। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s, यही होता है। अब a की वैल्यू यहां से कैसे निकाल दें, तो थर्ड इक्वेशन से निकाल दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बोलो u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो एक बार बताओ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। अब यहां लाके पुट कर दो, यहां लाके चलो मैं इधर लिख देता हूं। तो वर्क इज इक्वल टू बच्चा क्या, देखो ध्यान से जरा, m इंटू a को तो हटा दो, तो यहाँ पे कर दो m इंटू s इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। s ने s को उड़ा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चा तो आपके पास क्या जा रहा है, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाई 2। तो ये देखो तो बच्चा क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। समझ गए। और यही वर्क तो है, और ये वर्क
ये वर्क जो है, ये जो वर्क ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये देखो हाफ mv स्क्वायर मतलब क्या होगा, कौन सा काइनेटिक बच्चा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी बच्चा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो मैंने कुछ नया नहीं किया, आप लोग इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे मैं चाहूँ तो एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, आपसे ऐसे पूछेगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ, मान लीजिए आपसे पूछ दिया क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो 5 kg है और उसका वेलोसिटी है लेट अस से मान लो दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और मैंने कहा कि मान लो उसका थोड़ी देर बाद मास तो बच्चा 5 kg ही रहेगा बट उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूंगा कि बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को 10 से 20 ले जाने के लिए, उसकी वेलोसिटी को 10 से 20 ले जाने के लिए। तो हमें पता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ मास 5 वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस हाफ मास इतना इसका कर दो। समझ में क्लियर है? ये चीज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास था u था v था, हमने फोर्स लगाया तभी तो उसका वेलोसिटी v पर पहुंच गया होगा, हवा में तो नहीं पहुंचा होगा। तो हमने फोर्स लगाया यानी हमने एफर्ट लगाया यानी मैंने वर्क किया और मेरा वर्क था, मेरा जो एनर्जी था वो इसके पास चला गया, इसीलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। समझ गए? तो मेरा ही वर्क था ना, मेरा ही एनर्जी था ना, वो एनर्जी इसमें किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने वर्क किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी यानी मेरा एनर्जी किसमें लग गया, वेलोसिटी में खर्च हो गया उस बॉल को लेने में। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है? तो कई बार बच्चों आपसे देखो ये आप फॉर्मूला याद रखना, आपका काम बन जाएगा। हाँ, कई बार आपको हो सकता है यू पूछ ले, वी पूछ ले या कभी डब्ल्यू, मतलब तीनों में से कुछ एक आपसे पूछेगा, आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और उस पर ग्राफ आता है जो इंपॉर्टेंट है एंटी सिग्नल, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मोमेंटम को अपन पी से रिप्रेजेंट करते थे, मास इनटू वेलोसिटी, ये था मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है? बहुत सिंपल था, इसको जल्दी से निपटाते हैं हम। ठीक। जिसको फास्ट लग रहा होगा स्लो कर लेना, जिसको स्लो लग रहा होगा फास्ट कर लेना वीडियो को, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आप चेक करो। तो इट विल बिकम बच्चा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, और मास इनटू वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा, p। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया p स्क्वायर बाई 2m। ठीक। तो ये रिलेशन हो गया बच्चा किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास के बीच में। P स्टैंड फॉर बच्चा मोमेंटम। ठीक है? अब फिर से मैं कह रहा हूं पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये एनएलएम चैप्टर में सॉरी एनएलएम टॉपिक में ये था। अब सर कौन कौन से ग्राफ है हमारे पास, उससे पहले मैं ना आपको ना एक छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूँ जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक। आप थोड़ा से, मैं इसको एक्स्ट्रा में लिख पा रहा हूँ, आप इसको एक्स्ट्रा में ही कर ले। ठीक। थोड़ा सा मैं ग्राफ का नॉलेज आपको दे देता हूँ। जैसे अगर बच्चा मान लो y इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक। अगर मान लो है y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है? अगर मान लो आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। अपनी नॉलेज के लिए रख लो, अभी बाकी बड़े होगा तो अच्छे समझ में आएगा, है ना। अगर मान लो आपके पास है ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई, तो इसका जो ग्राफ है ये बनेगा कुछ ऐसा, है ना। और अगर मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक। इसको आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करके रख लीजिए प्लीज। ठीक। इनमें से नोट करने वाली कौन सी बात थी, इसमें बच्चे नोटिस करने वाली सिर्फ एक ही बात थी, वो पता है क्या, कि डिग्री 1 होता है तो स्ट्रेट, बाकी जब भी देखो डिग्री 2 है तो हमेशा ऐसे ऐसे बना है, देख रहे हो, कर्व, ऐसे कर्व बना है, दिमाग इतना। ठीक है? चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, काम आएगा। ठीक है बच्चों? चलो इसको नोट कर लिया। चलो मैं उसके हेल्प पे आपसे यहाँ पे बाकी ग्राफ ड्रॉ करवा देता हूँ। ठीक।
जैसे मान लो बच्चा मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, किसके बीच में बच्चा? काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। ठीक, तो बेटा आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है। कभी भी बच्चा अगर मान लो कोई क्वांटिटी आपको दिया हुआ है ना कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कुछ ऐसा अगर दिया हुआ है, या मैं आपसे सिंपली बोलूं कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो इसका ग्राफ बच्चा हमेशा ऐसे बनता है इनवर्सली का। ठीक है, इनवर्सली का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, जैसे कि अगर हमने एक चैप्टर पढ़ा है तो उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता था ना, तो अगर मैं फोर्स और r के बीच का ग्राफ बनाऊं ना तो ये ऐसा बनता है। समझ गए? F और r स्क्वायर के बीच का, r के बीच का जो ग्राफ बनेगा इनवर्सली का वो ऐसा बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन ग्रेविटेशन हमने कर लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, चाहे मिटा के मैं आगे कराता हूं। जैसे मान लो बच्चा अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, और अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, हम अभी केवल काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं कि मास और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे। और अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें, अगर मोमेंटम क्या हो बच्चा? कांस्टेंट हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा? समझ गए? किया जाए तो देखो, अगर आप ध्यान से बच्चा अगर आप देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा अपने पास मास है, तो आप खुद ही बताओ, आप अगर इस रिलेशन को देखो तो यहाँ पे बच्चा मुझे दिख रहा है ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चा? मास के। देखो यहाँ पे मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा है, ई को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ अभी तो सिखाया, ऐसे कर दिया करो। समझ गए? इनवर्सली ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, अच्छा सर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। मान लो बच्चा अगर मैं मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, किसके बीच का? मोमेंटम और मास का। देखो बेटा ये ग्राफ तभी वैलिड है जब आप लोग मोमेंटम को कांस्टेंट करोगे तब, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा। ध्यान रखना, मोमेंटम चेंज करोगे कहानी बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बच्चा मोमेंटम को रखा था कांस्टेंट, मतलब इस क्वांटिटी को फिक्स किया, तब कि काइनेटिक जो मास के बीच का रिलेशन देखा तो हमें ऐसा मिला। अच्छा, अगर मान लो बच्चा मैं मास और मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा, ध्यान रखना, आप एनटीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसा रहे। तो मोमेंटम और मास के बीच का अगर ग्राफ बना रहे हैं और इस बार हमने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया कांस्टेंट। ठीक है, इस बार मैंने काइनेटिक एनर्जी को कर दिया कांस्टेंट। ठीक, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ जो बनता है बच्चा वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, अब बोलोगे सर हमें कैसे याद रहेगा? तो अगर आपको ये चीज याद रहेगा ना तो आप ऑटोमेटिकली इसका भी बना लोगे। कैसे? तो बेटा ये देखो y है और ये देखो क्या है आपके पास x, ये क्या है? y, और ये क्या है आपके पास? x। अच्छा सर, अब जरा रिश्ता देखो तो बेटा p और m के बीच का रिश्ता कैसा है? देखो जरा p और m के बीच का रिश्ता, तो सॉरी p और क्या है हमारे पास? m है। तो अगर आप k को कांस्टेंट कर दे बच्चा, तो आप ध्यान से अगर देखो इस इक्वेशन को, तो इधर देखो, इधर देखो, m k को कांस्टेंट कर दिया तो m इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 इंटू k। ये तो बेटा फिक्स है, ये कुछ नहीं परेशान करने वाला है। तो कुल मिला के m इज इक्वल टू क्या है आपके पास? p स्क्वायर। p बच्चा किस पे? देखो तो y एक्सिस पे है ना, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है? x। और जरा देखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बन रहा था? कुछ ऐसा देखो ऊपर से कुछ करके, है कि नहीं? इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। नेगेटिव में अपन, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड रहता है, बट हमें पता है मोमेंटम किस में रहेगा, पॉजिटिव में, मास भी किस में। मास जो है बच्चा अपना नेगेटिव में जाएगा नहीं तो उस तरफ लेके नहीं जाएंगे। मोमेंटम अपना किस में? पॉजिटिव में चल रहा है तो इस तरफ ऐसा रहेगा। ठीक, दूसरा देख लो, वैसे अगर आप देखोगे रिश्ता तो कैसे मिलेगा? p इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा तो ये हो जाता है रूट m। ठीक है, अरे स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट बन जाएगा। थोड़ा नॉलेज में रखना ताकि आए तो आप बना सको, और मैंने आपको याद दिलाने के लिए ऐसे ये वाला ग्राफ बनाया। नेक्स्ट, अगर मान लो बच्चा मैं किसके बीच का बनाना चाहूँ? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का, और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा के को कांस्टेंट किया था, इस बार हम लोग m को कर दे रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, अगर m को कांस्टेंट करेंगे तो सर कैसा बनेगा? चलो फिर से दिमाग लगाते हैं। तो जो k है बच्चा ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो अब जरा देखो कि k और p में कैसा रिश्ता है, चलो देखते हैं।
के और पी में। एम अगर कांस्टेंट जरा देखो तो बच्चे क्या है के और पी में, तो के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है देखो कैसा ग्राफ बन रहा है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला। अब जरा देखो तो y x स्क्वायर वाला ग्राफ कैसे बना है, y x स्क्वायर ये है ना ऐसा ऊपर की तरफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समझ गए ठीक। बट m यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा है। ये और ये ग्राफ आप एनटीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये ग्राफ आएंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम तक का रिलेशन। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं भी ऐसे एनर्जेटिक होके काम करते रहूँ। बाकी यार चैनल को अच्छा लगे तो फैला दो, ना अच्छा लगे तो सजेशन दे दो यार, कुछ ना कुछ तो अपन कर ही लेंगे है ना। बाकी बच्चा मैं जैसे पढ़ाता हूँ ये उसका 30% है, रियलिटी में 30% है, बिकॉज जब आप लोग सामने होते हो ना तो एक अलग जोश और समझ रहे हो और से क्वेश्चंस आते हैं। अभी ऐसा लगता है अपने आप को पढ़ा रहे हैं, तो अभी मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जैसा परफॉर्म करता हूँ उसका मैं एटलीस्ट 60-70 तक भी पहुँच जाऊँ, है ना। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, एटलीस्ट मैं 50 बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 50 बच्चों का एक बैच बन जाएगा तो मैं लास्ट के 2 मंथ्स फ्री में बच्चों को जूम पे और मतलब डायरेक्टली बात करके पढ़ाऊंगा, है ना। पूरी प्रिपरेशन होगी। केमिस्ट्री का भी बच्चा लेक्चर अपलोड होना शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी मैं मतलब जो मेरे साथ और भी मेरी टीममेट्स हैं धीरे धीरे तैयार हो रही है अच्छी, जो फ्री में बच्चों की मदद करें, है ना। तो होपफुली बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और आप लोग यहाँ से फायदा उठा सकोगे, है ना। बाकी बच्चों अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, है ना। मास्क को पहनना है जरूरी, समझ रहे हो ना, वरना ऑनलाइन ही खेलते रह जाएंगे, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।